हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो और जान एक हॉट रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और अगले दिन यीबो जान को डिवोर्स पेपर्स दे देता है। वहीं फैंगशिंग की जान पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सुनकर यीबो को शक हो जाता है कि जान ही वो 5 साल पहले वाला लड़का है जिसने यीबो के साथ एक रात बिताई थी। और अपने शक को दूर करने के लिए यीबो फई को पैटर्निटी टेस्ट के लिए ले जाता है और बाद में फई यीबो के साथ उसके ऑफिस आती है तो यीबो उसे अपने सामने ध्यान से देखता है तो फई उसे वैसी ही लग रही थी जैसा वो अपने बचपन में दिखता था। तभी फई यीबो से कहती है, डैडी अब आप अपना काम कर लो, आपको मेरे और मॉम के लिए बहुत सारे पैसे भी तो कमाने हैं ताकि आप हमें सपोर्ट कर सको। फई की बात पर यीबो कहता है, मॉम के पास अपनी खुद की जॉब है, वो शायद नहीं चाहते कि तुम्हारे डैड उन्हें सपोर्ट करें। तभी फई जान के फेवर में बोलती है, डैड मॉम बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने इतने सालों बहुत तकलीफ झेली है पर कभी नहीं कहा कि वो थक गए हैं, हर बात अपने दिल में ही छुपा लेते हैं। मैं चाहती हूँ डैड जल्दी ही मॉम के इनर फीलिंग्स को भी समझने लग जाएं। खूब सारी बातें करने के बाद वही अचानक पूछती है कि कहीं ये वो उसकी बातों से बोर तो नहीं हो रहा। तो ये वो कहता है कि वो फई की बातों से कभी बोर नहीं हो सकता और अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर फई कहती है कि उसे पता है कि उसके डैडी उसका मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा मॉम से प्यार करते हैं। फई की बात को सुनकर यीबो एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, फई से तो कुछ भी नहीं छुप सकता, अगर तुम्हारे मॉम भी इतने ही क्लेवर होते तो तुम्हारे डैडी ज्यादा रिलैक्स्ड रहते। जिसे सुनकर फई कहती है कि उसके डैड फई पर यकीन रख सकते हैं, वो मॉम को डैडी की फीलिंग समझने में हेल्प करेगी। फई की मासूम बातें सुनकर यीबो फई को प्यार करता है। तभी रोवेना कॉफी और जूस लेकर अंदर आ जाती है और फई को करीब से देखकर उसे फई बहुत क्यूट लगती है। तभी फैंगशिंग भी अंदर आ जाता है तो फई एक साथ ही रोवेना और फैंगशिंग को ग्रीट करती है। रोवेना स्माइल के साथ फई को वेलकम कहती है। वहीं फैंगशिंग फई को कहता है कि उसे यहाँ देखकर फैंगशिंग बहुत खुश है। फिर फैंगशिंग यीबो को देखकर कहता है कि उसे कोई बहुत ज़रूरी बात बतानी है तो यीबो समझ जाता है कि बात जान के बारे में है, इसलिए वो रोवेना को फई के साथ बुक स्टोर जाकर कुछ बच्चों की बुक्स खरीदने को कहता है और उसका पूरा ध्यान रखने को भी, जिस पर रोवेना हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से फई को लेकर चली जाती है और फई भी सिचुएशन को समझते हुए कोई सवाल नहीं करती। और फई के जाते ही यीबो फैंगशिंग को उसकी बात बताने को कहता है। मिस्टर वोंग, जिन झारेन की फोटो बहुत हद तक मिसेस वोंग जैसी दिख रही है जो साबित करता है कि वो दोनों ही एक ही इंसान हैं। दरअसल फैंगशिंग ये देखकर शॉक्ड रह गया था कि जिस इंसान को वो पागलों की तरह अपनी कैपेबिलिटी साबित करने के लिए ढूंढ रहा था वो झान ही निकलेगा जो हर वक्त उसी के सामने था। पर यीबो ये सब सुनकर हैरान नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही इस न्यूज़ के लिए प्रिपेयर था। पर इस बात के कंफर्म होते ही यीबो जान से और ज्यादा निराश हो गया था कि जान इतने लंबे समय से उससे कितना कुछ छुपाता आया है और यीबो को बेवकूफ बनाता रहा। उसके बाद फैंगशिंग यीबो को बाकी सारी बातें भी बता देता है कि जान के फई को बर्थ देने के बाद डेरन को पता लगते ही उसने सबके सामने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी और लिंग जियाओ को प्रपोज किया था और शियाओ फैमिली ने जान को घर से बाहर निकाल दिया था। तब वो चोंगचिंग छोड़कर तियानजिन चले गए थे। पर इन सब में लिंग जियाओ का मेन रोल था क्योंकि उसने मिसेस वोंग को अपने साजिश में फंसाया था, जिस पर यीबो कहता है कि वो ये सब पहले से ही जानता है और अब फैंगशिंग जा सकता है। फैंगशिंग के जाते ही यीबो अपनी रेक्लाइनर चेयर पर बैठकर सोचने लगता है, जान ने मुझे फई को बर्थ देने के लिए चुना, इसका मतलब मेरा ब्लड टाइप और बोन मैरो डेरन के कंपैटिबल है, पर वो दोनों मेरे पास सीधे मुझसे मदद मांगने क्यों नहीं आए और इसके बदले जान ने फई को बर्थ देने का सोचा। फिर ये वो आगे सोचता है, अगर वो दोनों उस वक्त मेरे पास आए भी होते तो शायद मैं मदद के लिए राजी नहीं होता, इसलिए जान ने मुझे ड्रग्स देने का रिस्क लिया और फई को बर्थ दिया डेरन को बचाने के लिए। यीबो को याद आता है कि उसने जान को पिल दिया था लेकिन शायद वो उसने लिया ही नहीं था। जान ने इतना सब कुछ डेरन के लिए किया और वो सोचता है कि जान ने उसे धोखा दिया है,
पर सच ये है कि जान ही उसका सेवियर है और शायद कहीं ना कहीं मैं भी। पर इन सारी चीज़ों में लिंगजियाओ की एक बात बिल्कुल सही थी कि मैं एक मोहरा था और फई एक हथियार डेरेन को बचाने के लिए। तभी यीबो ये सोचकर बेचैन हो जाता है कि अगर डेरेन को सब पता चल गया कि जान ने उसे बचाया है तो क्या वो उसे दोबारा अपना लेगा। जान के मन में तो आज भी डेरेन के लिए गहरे फीलिंग्स हैं, तो क्या ये गलतफहमी दूर होते ही वो दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे। तब तो मैं और फई बस एक्स्ट्रा पर्सन बनकर रह जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी सोचते ही ये वो परेशान होने लग जाता है कि तभी केबिन का डोर तेजी से खुलता है और एक ब्यूटीफुल सी लड़की अंदर आकर यीबो का नाम लेती है, ब्रदर यीबो। तभी यीबो जी शुआन को देखकर बोहें सिकोड़ कर बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। दरअसल यीबो के और जी शुआन के फादर्स आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो हमेशा से ही चाहते थे कि यीबो और जी शुआन की शादी हो जाए, पर यीबो ऐसा नहीं चाहता था। पर जी शुआन यीबो को अपना मान बैठी थी। तभी जी शुआन कहती है, ब्रदर यीबो, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए यहाँ आई। मैं बीजिंग आई तो पता चला आप चोंगचिंग में हो, तो इसलिए आपसे मिलने के लिए मैं रुक नहीं पाई और जोए के साथ यहाँ आ गई। तभी अपने लिप्स पर बाइट करते हुए यीबो के पास आकर जी शुआन कहती है, आपने मेरे वापस आने का इंतजार क्यों नहीं किया। आप ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हो जब मैं यहाँ नहीं थी। जिस पर यीबो जी शुआन को समझाते हुए कहता है कि उसकी शादी 3 साल पहले ही हो गई थी और वो जी शुआन को बहन की तरह मानता है और वो भी बचपन से उसे ब्रदर ही कहती आई है। यीबो की बात सुनकर जी शुआन यीबो के और करीब आकर कहती है कि वो यीबो को ब्रदर नहीं मानती और आज से उसे यीबो या माय डियर कह के बुलाएगी और यीबो से एक चांस मांगने लगती है। तभी यीबो अपनी चेयर से उठकर जी शुआन के कंधों को पकड़कर कहता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और जी शुआन को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही उसे बहन की तरह चेरिश करता आया है। दरअसल बचपन से ही जी शुआन यीबो के घर ही ज्यादातर रहती थी और घर में सिर्फ हाई क्वान और यीबो दोनों ही लड़के होने की वजह से वो जी शुआन को बहुत पैम्पर करते थे और उसे बहन की तरह मानते थे। यीबो की बात सुनकर जी शुआन की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी यीबो को वापस पाने की, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को उसके बचपन का प्यार नहीं छीनने देगी। यीबो भी जी शुआन को रोता नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसको वो हमेशा ही बहन की तरह प्यार करता आया था। पर आज उसे जी शुआन को ये समझाना था कि जी शुआन की लिमिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ शादी की बात नहीं थी, ये जान के रिस्पेक्ट की बात भी थी। तभी यीबो दोबारा से जी शुआन को समझाते हुए कहता है, जी शुआन, मुझे तुमसे किसी ने नहीं छीना, तुम मेरी फैमिली हो और तुम्हें तुम्हारा मिस्टर राइट जरूर मिलेगा और ये कितना अच्छा हो जाएगा कि एक और इंसान तुम्हारी लाइफ में जुड़ जाएगा जो तुमसे प्यार करेगा। तभी जी शुआन को महसूस होता है कि वो इस तरह यीबो को मना नहीं सकती, तो वो यीबो से कहती है कि अगर यीबो अपनी मैरिज से खुश है तो वो यीबो के वाइफ से मिलना चाहेगी और उन दोनों को एज अ मैरिज गिफ्ट डिनर पर ले जाना चाहती है। इसलिए जी शुआन उसी रात को यीबो को डिनर पर इनवाइट करती है और कहती है कि वो जब अपनी आंखों से देख लेगी कि यीबो का वाइफ उसे अच्छे से ट्रीट करता है तो वो यीबो के लिए फ्यूचर में परेशान नहीं होगी और वो वैसे ही जान को भी प्यार और रिस्पेक्ट देगी जैसा वो यीबो को देती आई है। पर सच तो ये था कि जी शुआन सिर्फ अपने दुश्मन से मिलना चाहती थी ताकि वो देख और समझ सके कि वो कैसा इंसान है, जिससे उसे कैसे जीतना है वो प्लान कर सके। तभी जी शुआन की बात सुनकर यीबो हेसिटेट फील करता है, क्योंकि आज ही उसने जान को डिवोर्स पेपर्स दिए थे, तो वो नहीं जानता था कि जान उसकी बात मानेगा या नहीं। यही सोचकर यीबो कहता है कि उसका वाइफ आजकल काम में बिजी है, तो वो उससे बात करके चेक करेगा कि आज डिनर पर जा सकते हैं या नहीं, वरना वो किसी और दिन मिलेंगे। ये सुनते ही जी शुआन कहती है कि अगर यीबो का वाइफ आज काम में बिजी है तो यीबो उसे बाहर खाना खाने ले चले, जिसके लिए यीबो मान जाता है। तभी जी शुआन खुश होकर यीबो के पास आकर अपने हाथों को यीबो के कमर के अराउंड लपेटकर उसके गले लग जाती है और यीबो की सेंट को स्निफ करने लगती है। यीबो जी शुआन को खुद से दूर कर देना चाहता था, इसके लिए जैसे ही वो जी शुआन के कंधों को पकड़ता है, जी शुआन कहती है, यीबो, मैं जब अब्रॉड गई थी तब आपने मुझे हक नहीं किया था, तो वो हक आप पर उधार है, मैं बस एक बार आपको हक करना चाहती हूँ।
तभी यीबो जी शुआन को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो दोनों अब बच्चे नहीं हैं और ब्रदर सिस्टर को भी इतने इंटीमेट तरीके से हग नहीं करना चाहिए। ठीक उसी समय केबिन का डोर तेजी से ओपन होता है और फई खुशी खुशी अंदर एंटर करती है, पर अपने सामने का सीन देखकर शॉक्ड रह जाती है और बहुत समझदारी से पलटकर अपना सिर नीचे करके ऐसे एक्शन करती है मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। फई को देखते ही यीबो जीशुआन को खुद से दूर धक्का मार देता है, जिसकी वजह से जीशुआन शर्मिंदा हो जाती है। स्वीटी, इधर आओ, मैं तुम्हें जीशुआन से मिलवाना चाहता हूँ, यीबो हाथ के इशारे करके फई को कहता है, जिसे सुनकर फई नॉर्मल होकर यीबो की तरफ पलटते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लेकर यीबो के पास आकर कहती है, डैड देखो, रोवेना ने मुझे कितने सारे बुक्स दिलाए हैं। फई के मुंह से डैड शब्द सुनकर जीशुआन अनकंफर्टेबल फील करती है, पर शॉक्ड नहीं थी क्योंकि जोए ने उसे पहले ही फई और जान के बारे में सब बता दिया था। लेकिन जीशुआन को शक था कि फई भी ठीक जोए की तरह ही यीबो की अपनी बेटी नहीं है, जैसा जोए मिस्टर चिरैन की नहीं है। जीशुआन को ये सब सोचकर गुस्सा आ रहा था कि यीबो ने एक सिंगल मदर से शादी कर ली पर उसे नहीं अपनाया। तभी फई यीबो से कहती है कि इन बुक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वो नहीं जानती, तो क्या उसके डैड उसे सिखाएंगे। तभी यीबो फई को जीशुआन से इंट्रोड्यूस करवाता है और फई से पूछता है कि कैसा रहेगा अगर जीशुआन उसे सिखाए तो। यीबो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो बस उन दोनों को करीब लाना चाहता था। यीबो की बात पर जीशुआन एक स्माइल के साथ कहती है, फई तुम कितनी क्यूट हो, क्या तुम मुझे खुद को पढ़ाने दोगी। लेकिन इस पर फई एक स्माइल के साथ कहती है कि उसे जीशुआन को तंग नहीं करना चाहिए, आखिर वो एक आउटसाइडर है। दरअसल फई की नजरों में जीशुआन एक लोमड़ी जैसी लग रही थी जो उसके डैड को सिड्यूस कर रही थी। फई की बात पर जीशुआन कहती है कि उसके डैड उसे अपनी छोटी बहन मानते हैं तो वो एक आउटसाइडर नहीं है, पर इस पर सीरियस फेस के साथ फई कहती है कि उसके लिए उसके मॉम डैड के अलावा सब आउटसाइडर हैं और उन 3 लोगों की फैमिली ही उसके लिए सही मायनों में फैमिली है। जीशुआन और यीबो दोनों ही बहुत सेंसिटिव थे, इसलिए दोनों ही फई की दुश्मनी जीशुआन के लिए महसूस कर पाते हैं। तभी फई यीबो से पूछती है कि क्या मॉम जीशुआन के बारे में जानते हैं, पर इसका जीशुआन जवाब देती है कि वो अभी बीजिंग से आई है और यीबो को मिस कर रही थी तो मिलने चली आई और वो यीबो की फैमिली बाय हार्ट है और ये उसके लिए बहुत है। जीशुआन ये सब कहकर फई को अपनी इम्पोर्टेंस यीबो की लाइफ में दिखाना चाहती थी। तभी यीबो के पास बैठकर फई कहती है, पर मेरे डैड के दिल में तो सिर्फ मेरे मॉम और मैं हूँ, आपकी तो वहाँ कोई जगह नहीं। सॉरी, पर इसके लिए आप रोना नहीं। उसके बाद फई यीबो को टच करके पूछती है, डैड आप सिर्फ मुझे और मॉम को ही प्यार करते हो ना। जिस पर यीबो खुशी से हाँ कहता है और यीबो के जवाब से फई बहुत खुश हो जाती है, पर जीशुआन दुखी हो जाती है। उसके बाद यीबो फई को काउच पर बैठकर बुक्स पढ़ने को कहता है, जिसे फई मान जाती है और उसके जाते ही यीबो जीशुआन से कहता है कि फई अभी बच्ची है तो जीशुआन उसकी बातों को दिल से ना लगाए, पर जो उसने कहा वो सच है कि वो मेरी फैमिली है और यीबो उनसे बहुत प्यार करता है। जिस पर जीशुआन भारी मन से यीबो की बात पर एक्नॉलेज करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। फिर यीबो जीशुआन को खाने के लिए पूछता है तो वो कहती है कि आज वो यीबो को परेशान नहीं करेगी क्योंकि जोए नीचे उसका इंतजार कर रही है, पर वो जल्दी ही एक साथ डिनर पर जरूर जाएंगे, तो आज यीबो अपना काम करना जारी रखे। ये कहकर जीशुआन वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो फई के साथ और वक्त बिताना नहीं चाहती थी। केबिन का डोर बंद होते ही यीबो काउच पर बैठी फई को घूर कर देखता है और उसके पास जाकर बैठते हुए बात कैसे शुरू करे ये सोचता है कि तभी फई अपनी बुक्स को नीचे रखते हुए कहती है, डैडी मुझे आपकी ये बहन पसंद नहीं आई। जिस पर यीबो कहता है कि वो फई की पसंद या नापसंद को कंट्रोल नहीं करेगा, पर उसे सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये बेसिक मैनर्स है जो हर बच्चे में होनी चाहिए। तभी पाउट बनाते हुए फई यीबो से सॉरी कहकर अपने दिल की बात कहती है कि उसने ये सब अपने मॉम और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया क्योंकि वो अपने डैडी को जीशुआन के हाथों नहीं खोना चाहती। फई की बात को सुनकर यीबो फई को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो जीशुआन को अपनी बहन मानता है और जैसा फई सोच रही है
वैसा कभी नहीं होगा। तभी फई यीबो की गोद में बैठकर कहती है, आई लव यू डैड, और मैं आप पर यकीन करती हूँ, पर मुझे जी शुआन आंटी पर यकीन बिल्कुल भी नहीं है। जी शुआन के बारे में फई से अच्छे से बात करने के बाद और उसे सही तरीके से समझाने के बाद यीबो वापस अपने काम में लग जाता है, क्योंकि लंच के बाद उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। फिर यीबो अपने ही ऑफिस में फई के साथ लंच करता है और फई के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। लंच के बाद यीबो फई को ऑफिस में ही अकेला छोड़कर मीटिंग के लिए चला जाता है। पर जाने से पहले रोवेना से कहता है कि वो किसी को फई पर नजर रखने को कहे और उसकी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखने को भी कहे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोवेना जर्नल सेक्रेटरियल ऑफिस की सेक्रेटरी को देती है। पर किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपनी शॉपिंग के बाद जोए और जीशवान वापस यीबो के ऑफिस आएंगे, जहां उन्हें फई अकेली मिलेगी। ये पहली बार था जब जोए फई से मिल रही थी, जो दिखने में बिल्कुल जान जैसी थी, जिसे देखकर जोए जीशवान से कहती है, मैं नहीं जानती थी उस आदमी की इतनी क्यूट बेटी है। जिसे सुनकर जीशवान कहती है कि वो फई के लुक्स पर न जाए, ये बहुत ही तेज बच्ची है, अगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं तो वो खुद ट्राई कर ले। जिसे सुनकर जोए फई से पूछती है कि क्या वो जान की बेटी है। जोए की बात सुनकर फई, जो अपनी बुक्स पढ़ रही थी और उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, अपनी बुक्स को बंद करते हुए पूछती है कि पहले वो बताए कि वो कौन है। जिस पर जोए कहती है कि वो झाओ जोए है, यीबो की छोटी बहन। ये सुनते ही फई हैरानी से पूछती है कि उसके डैड की कितनी बहनें हैं और किसी का भी सरनेम वांग क्यों नहीं है, क्या वो भी जी शुआन की तरह उसके फादर की रियल सिस्टर नहीं है। ये सुनकर जी शुआन चिढ़ते हुए कहती है, हम यीबो की रियल सिस्टर्स नहीं हैं, तो क्या तुम उसकी रियल डॉटर हो। जिस पर फई सॉफ्टली कहती है, क्या आपको जलन हो रही है कि मेरे फादर से ब्लड रिलेशन नहीं होने पर भी वो मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे दिल से अपनी सगी बेटी मानते हैं। ये सुनते ही जोए को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, तो तुम मेरे भाई की सगी बेटी नहीं हो। मेरे भाई ने अपने डैड से झूठ बोला कि तुम उन्हीं की बेटी हो और तुम्हारे अंदर वोंग फैमिली का खून है। ये बात तो मुझे डैड को बतानी होगी ताकि वो सच जान सके। तभी फई को एहसास होता है कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया है, तो वो जोए के पास जाकर उसे आंटी कहकर बुलाती है। पर जोए और जीशवान मौके का फायदा उठाकर फई को बुरा भला कहने लगते हैं और छोटी सी बच्ची पर अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद जान पर यीबो को फंसाने का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। जिसे सुनकर फई को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि उसके मॉम ऐसे इंसान नहीं है, वो टैडी से प्यार करते हैं। लेकिन फई की बातों पर जोए और जीशवान दोनों ही कहती हैं कि जान ने सबसे झूठ बोला है और वो वोंग फैमिली के पैसे के पीछे है, इसलिए वो दोनों उन्हें वोंग फैमिली में नहीं रहने देंगे। ये कहकर जीशवान जोए को मिस्टर चिरैन को कॉल करके सारा सच बताने को कहती है। जिस पर जोए मिस्टर चिरैन को कॉल लगाते हुए केबिन से बाहर आने के लिए अपनी जगह से उठ जाती है और फई उनके पीछे चीखते हुए चलने लगती है और कहती है कि वो और उसके मॉम झूठे नहीं हैं। तभी जोए केबिन से बाहर आते हुए कॉल पर चिरैन को बता देती है कि जहन की बेटी ब्रदर यीबो की बेटी नहीं है और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फई जब ये सब सुनती है तो जोए के कमर से लिपटकर बोलने लगती है कि वो वापस कॉल करके कहे कि वो गलत बोल रही थी। जोए जो ऑलरेडी जान से नफरत करती थी, ये सब जानकर कि उसकी बेटी उसके भाई की बेटी नहीं है, वो जान से और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। और जब जोए फई को खुद को टच करता देखती है तो डिस्गस्ट फील करते हुए कहती है, इन मदर डॉटर से मिलना हमारा कितना बड़ा बैड लक है। और ये कहते हुए जोए फई को खुद से दूर धक्का मार देती है, जिसकी वजह से फई का फोरहेड पास में रखे कॉफ़ी टेबल के कॉर्नर से लग जाता है और उसकी बॉडी कारपेट पर गिर जाती है। पर जब जोए नोटिस करती है कि फई नहीं हिल रही तो वो जीशवान से पूछती है, इसे क्या हुआ है। जिस पर जीशवान कहती है कि उसका सिर टेबल पर लग गया है तो शायद वो बेहोश हो गई है, पर वो ठीक है। ये सुनकर जोए जीशवान को फई को चेक करने के लिए कहती है, तो वो जैसे ही फई के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कारपेट खून से भर रहा था। जोए ये देखकर डरते हुए जीशवान का हाथ पकड़कर कहती है कि उसने इतनी तेज धक्का नहीं मारा था, भाई इसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे मार देंगे। जिसे सुनकर जीशवान कहती है कि ये एक एक्सीडेंट है और फई के पास कोई प्रूफ नहीं है
ये बात साबित करने के लिए कि जोए ने उसे धक्का मारा, जिस पर जोए कहती है कि उसका भाई फई पर 100% विश्वास करेगा, जिसे सुनकर जीशुआन कहती है फिर इस मुश्किल से बचने का एक ही रास्ता है कि फई को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। जीशुआन की ये बात सुनते ही जोए डर से कांप जाती है और कांपती आवाज में कहती है, तुम उसे मार डालने के लिए कह रही हो? जिस पर जीशुआन अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहती है, नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो ऑलरेडी जख्मी है और उसका खून बह रहा है, तो हम इसे यहीं भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए फौरन यहाँ से निकलो। जिस पर हाँ में सिर हिलाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जोए डर के मारे जीशुआन से बीजिंग वापस चलने को कहती है, पर जीशुआन ये कहकर मना कर देती है कि ऐसा करने से यीबो को उन पर शक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद फैंगशिंग और रोवेना के साथ वापस आता है तो केबिन में फई को ना पाकर पूछता है कि वो कहाँ है और खुद उसे ढूंढने बाहर निकल जाता है। तो उसे थोड़ी ही दूरी पर फई हल्की सी बाहर निकली हुई सोफे के पास जमीन पर दिखती है। ये वो भागकर फई के पास जाता है तो उसे खून में नहाया देख डर से फई को आवाजें लगाने लगता है, पर फई नहीं उठती। वहीं फैंगशिंग और रोवेना भी ये सीन देखकर फ्रोज हो जाते हैं। तभी यीबो चीख कर फैंगशिंग को कार निकालने को कहता है और फई को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने से पहले रोवेना को घूर कर देखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है और मैंने तुम्हें फई का ख्याल रखने के लिए किसी को अपॉइंट करने के लिए कहा था, ऐसे ख्याल रखा तुमने? अभी मेरे पास कुछ और कहने का वक्त नहीं है। ये कहकर यीबो फौरन फई को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ फई को इमरजेंसी में एडमिट कराकर यीबो इमरजेंसी रूम के बाहर घबराया हुआ बैठा डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। यीबो आज से पहले इतना कभी नहीं डरा था। उसे वो सीन याद आ रहा था जब उसका बड़ा भाई खून में लथपथ हॉस्पिटल बेड पर था और वो आज तक कोमा में है, इसलिए यीबो फई को उस हालत में नहीं चाहता था। तभी इमरजेंसी रूम का डोर ओपन होता है और यीबो नर्स से पूछता है कि उसकी बेटी कैसी है, तो नर्स कहती है कि उनके ब्लड बैंक में AB टाइप ब्लड नहीं है और इस वक्त फई को अर्जेंट बेसिस पर 600 सीसी ब्लड की ज़रूरत है। तो यीबो नर्स से कहता है कि उसका ब्लड टाइप फई से मैच करता है तो वो उसका ब्लड ले सकते हैं, जिस पर नर्स कहती है कि वो मैक्सिमम 400 सीसी ब्लड ही एक इंसान का ले सकते हैं, तो उसे एक और इंसान के ब्लड की ज़रूरत होगी। इसके लिए नर्स ने हॉस्पिटल के HR डिपार्टमेंट में ब्लड अरेंज करवाने को ऑलरेडी कह दिया है, पर यीबो ये सुनकर जिद करता है कि वो हेल्दी है, तो नर्स पूरा 600 सीसी ब्लड उसकी बॉडी से निकालकर उसकी बेटी को बचा ले, पर नर्स मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से यीबो की जान को खतरा हो सकता था। वही फैंगशिंग यीबो को इतनी बुरी हालत में देखकर दुखी होता है और वो मिस्टर चिरैन को इन्फॉर्म करना चाहता था, पर यीबो मना कर देता है और नर्स को जोर देकर कहता है कि वो उसका ब्लड ले सकते हैं, जिस पर नर्स फाइनली पूरा ब्लड यीबो की बॉडी से ले लेती है और उसे अच्छे से रेस्ट करने को कहती है। पर यीबो फई के पास रहना चाहता था, इसलिए फैंगशिंग यीबो को सहारा देते हुए फई के रूम के बाहर लाकर बैठा देता है और रोवेना जो हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी संभाल रही थी उससे फैंगशिंग यीबो के लिए हेल्दी पोरेज लाने को कहता है क्योंकि उसे यीबो की हेल्थ की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आकर कहता है, मैंने सुना है मिस्टर वोंग ने अपनी बेटी को बचाने के लिए 600 सीसी ब्लड दिया है। आपके जैसे फादर पर मुझे गर्व है, पर आपको घर जाकर पूरा टेस्ट करना होगा। तभी यीबो फई की तबीयत के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि यीबो उसे सही वक्त पर यहाँ ले आया और यीबो की वजह से ही वो फई को सही टाइम पर ब्लड दे पाए, इसलिए वो अब खतरे से बाहर है। पर उसके फोरहेड पर कुछ स्टिचेस आए हैं जो उसके बालों में आसानी से छुप जाएंगे और मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि फ्यूचर में अच्छे ट्रीटमेंट से वो निशान बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और यीबो अपने लड़खड़ाते कदमों से फई के पास जाता है जो हॉस्पिटल बेड पर बेजान सी पड़ी थी। यीबो इस वक्त फई की स्माइल देखना चाहता था, उसके मुंह से डैडी सुनना चाहता था, पर फई अपनी आंखें बंद किए सो रही थी। तभी यीबो रोवेना से डिटेल्स मांगता है तो वो बताती है कि जिसे उसने फई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी
वो वहीं फई के साथ थी, पर अचानक उसे स्टमक एक हुआ और वो वॉशरूम चली गई। तब ये सब कुछ हुआ। उसी वक्त फैंगशिंग भी यीबो को हेल्दी पोरेज खाने को कहता है, पर यीबो मना कर देता है और उन दोनों को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि यीबो अब सच फई से जानने का इंतजार कर रहा था। पर फैंगशिंग और रोवेना दोनों ही यीबो को अकेला छोड़कर नहीं जाते। तभी थोड़ी देर बाद यीबो को ज़ीशुआन का कॉल आता है, तो वो यीबो से डिनर पर मिलने को कहती है, जिस पर यीबो ज़ीशुआन को फई की हालत बता देता है, जिसे सुनकर शॉक्ड होने का नाटक करते हुए वो हॉस्पिटल आने की बात करती है, पर यीबो मना कर देता है। जिसके बाद ज़ीशुआन यीबो को अपना और फई का ख्याल रखने का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर फोन को साइड में रखकर जोए से कहती है कि फई अभी भी होश में नहीं आई है, और अगर होश में आने के बाद वो कुछ कहती भी है तो भी जोए ये मानने से मना कर दे कि फई को उसने धक्का दिया है, और किसी भी कीमत पर जोए ज़ीशुआन को इस मामले में नहीं फंसाएगी, ताकि वो जोए की हर तरह से मदद कर सके। वहीं यीबो हॉस्पिटल में टाइम चेक करता है, तो ये जान का फई को स्कूल से पिक करने जाने का टाइम था, तो वो जान को कॉल करके कहता है कि वो फई को ले गया है। जिसे सुनकर जान पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम इस वक्त फई को क्यों ले गए? जिस पर यीबो जान को बताता है कि फई का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त संजीवनी हॉस्पिटल के रूम नंबर 601 में है। ये सुनते ही जान का दिल बैठ जाता है और वो यीबो से पूछता है कि फई का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो यीबो कहता है कि जब वो यहाँ आएगा वो उसे सब बता देगा और वो रास्ते में संभल कर आए। जिसे सुनकर जान फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और यीबो फई की तरफ देखकर प्रे करता है कि जान के आने से पहले फई को होश आ जाए। वहीं जान हवा की तेजी से हॉस्पिटल पहुंचता है और फई के रूम का दरवाजा खोलकर फई को बेड पर लाइफलेस पड़ा देख यीबो से पूछता है, फई को चोट कैसे लगी? तभी अपनी जगह से उठते हुए यीबो कहता है, मैं फई का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया, ये मेरी गलती है। ये सुनते ही जान की आंखें लाल हो जाती है और वो कहता है कि अगर यीबो ख्याल रख ही नहीं पा सकता था तो वो फई को स्कूल से लेकर ही क्यों गया। जिस पर यीबो सिर्फ सॉरी कहता है, पर जान यीबो की सॉरी एक्सेप्ट ना करते हुए कहता है कि फई उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो लापरवाह हो गया उसको लेकर। जान की इस बात पर यीबो जान की आंखों में देखकर कहता है, कौन कहता है कि वो मेरी बेटी नहीं है? यीबो के इस तरह बोलने पर जान हैरान हो जाता है, पर यीबो फौरन अपनी बात को संभालते हुए कहता है कि वो फई को अपनी बेटी जैसा मानता है, तो फई को तकलीफ में देखकर उसे भी दुख होता है। तभी जान अपने गुस्से और दुख में कहता है कि वो यीबो को नहीं देखना चाहता और यीबो को कमरे से बाहर निकालने के लिए हल्का सा पुश करता है, पर यीबो जो ऑलरेडी कमजोरी फील कर रहा था अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता और पीछे रखे चेयर से टकराकर गिर जाता है। जिसे देख जान हैरान रह जाता है, क्योंकि यीबो जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान जान के हल्के से पुश से ऐसे नहीं गिर सकता था। तभी उसी वक्त फैंगशिंग रूम में आता है और यीबो को ऐसे जमीन पर देख फौरन उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, पर यीबो फैंगशिंग को रोककर खुद चेयर की हेल्प से उठने लगता है। जिसे देख जान कहता है, यीबो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे देख तुम्हारी गलती के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा? तभी जान के आंसुओं से भरी आंखों को देखकर यीबो कहता है कि जान जो करना चाहे वो उसके साथ कर सकता है। तभी फैंगशिंग सिचुएशन को संभालते हुए सारी बात जान को बता देता है। यीबो फैंगशिंग को कुछ भी बोलने से मना करता है, पर फैंगशिंग कहता है कि वो मिस्टर वोंग को और तकलीफ में नहीं देख सकता और मिसेस वोंग को सच बताना जरूरी है। तभी जान को अपनी पूरी बात बताकर फैंगशिंग रूम से बाहर चला जाता है। फैंगशिंग से सारी बात सुनने के बाद जान गिल्ट फील करते हुए यीबो की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और वो दोनों ही कुछ देर तक कोई बात नहीं करते और यीबो बस जान की बैग को देखता रहता है। तभी थोड़ी देर बाद यीबो धीरे से चलकर आकर जान के पास खड़ा होकर उसे पीछे से हग कर लेता है। यीबो के हग से जान को बहुत ही वार्म फील होता है और अपनी नम आंखों को नीचे झुकाकर वो यीबो के हक को ब्रेक करने की कोई कोशिश नहीं करता। जान इस बात को नकार नहीं सकता था कि फैंगशिंग की बात उसके दिल को छू गई थी, खास तौर पर यीबो के फई को ब्लड ट्रांसफर वाली बात सुनकर कि फई को बचाने के लिए यीबो अपनी जान पर खेल गया था और उसी वक्त जान का बेचैन मन शांत हो गया था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, ये वीडियो मैंने थोड़ी लंबी बनाई है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।